अचानक एक रहस्यमयी बर्फीला तूफान पूरी दुनिया में कुछ ही दिनों में फैल गया, इंसानी सभ्यता को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये जानलेवा बर्फबारी कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये थी अंतरिक्ष से आए कीड़े जैसे एलियंस की पहली लहर। इन बेरहम शिकारियों के सामने इंसानियत के आखिरी बचे लोग ठंडी स्यापा में उठ खड़े हुए और मुकाबला करने को मजबूर हो गए। कहानी शुरू होती है ब्यूनस आयर्स में एक बेहद गर्मी भरी गर्मी की रात से। ये शहर जहां अमीर गरीब की खाई ने बवाल मचा रखा था, अशांति के कगार पर खड़ा था। झुग्गी झोपड़ियों में लोग बिजली और पानी की कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे, जबकि बस एक गली दूर अमीरों का इलाका अभी भी जगमग रोशनी और नियन की चमक से भरा था। जुआन और उसके कुछ दोस्त एक विला में पोकर खेल रहे थे। अचानक पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, यहाँ तक कि अमीर इलाके की आखिरी रोशनी भी बुझ गई। सबने जल्दी जल्दी लाइटर निकाले। टिमटिमाती लौ ने अंधेरे कमरे में उनके घबराए चेहरों को उजागर किया। जैसे ही वो गेम दोबारा शुरू करने वाले थे, दूर से एक अजीब दबी हुई थप-थप की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज बार बार जमीन पर गिर रही हो। जुआन की बीवी क्लारा घबराहट में सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आई। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसने अभी अभी ऊपर की खिड़की से देखा था कि उनका दोस्त जो टेकआउट लाने गया था, आंगन में मुंह के बल पड़ा था। सबने अचानक बाहर छोटे छोटे सफेद कण तैरते देखे, जो अंधेरे में मुश्किल से दिख रहे थे। वो बर्फ के टुकड़ों जैसे लग रहे थे, जो काले आसमान से हौले हौले गिर रहे थे। ये देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का पीक था। ब्यूनस आयर्स में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए था। और भी डरावनी बात, सड़क पर गाड़ियां बेकाबू होकर टकरा रही थीं। उनके ड्राइवर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि ब्रेक तक नहीं मार रहे थे। जुआन ने अपना फोन निकाला, लेकिन सिग्नल गायब था और लैंडलाइन से बस एक खाली व्यस्त टोन आ रही थी। उस अजीब टकराने की आवाज को याद करते हुए एक दोस्त अचानक पीला पड़ गया। उसे अपनी बीवी और छोटी बेटी की याद आई, जो घर पर अकेली थी। सबके रोकने की कोशिश को नजरअंदाज करते हुए उसने एक कोट उठाया और दरवाजे की ओर भागा। खिड़की से सबने डर के मारे देखा कि जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, वो एक कठपुतली की तरह जिसकी डोर कट गई हो, ढह गया। घर के अंदर का तापमान तेजी से गिर रहा था। किसी ने कांपते हुए अंदाजा लगाया कि ये सोलर स्टॉर्म या न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हो सकता है, लेकिन जल्द ही उन्हें हकीकत का पता चला, जो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। क्योंकि सुबह की पहली रोशनी तक पूरी सड़क पर एक भी जिंदा इंसान नहीं दिखा। जैसे ही घर में निराशा छाने लगी, किसी ने देखा कि सड़क के पार एक दूसरी मंजिल की खिड़की में हल्की सी रोशनी जली। एक नींद में डूबा पड़ोसी खिड़की पर खड़ा था, तेल के लैंप पकड़े लोगों को देखकर हैरान। सबने पागलों की तरह हाथ हिलाकर उसे खिड़की न खोलने की चेतावनी दी, लेकिन उसका अजीब बर्ताव देखकर उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, वो बेजारर से दिखने वाले बर्फ के टुकड़े हौले से उसके चेहरे पर गिरे। कुछ सेकंड में उसका शरीर अकड़ गया और वो खिड़की के किनारे पर ढह गया। उसकी बीवी आवाज सुनकर भागी आई, हैरान होकर उसके कंधे को हिलाने लगी। उसे नहीं पता था कि बर्फ के टुकड़े उसकी नंगी बाहों पर गिर रहे थे। एक सेकंड बाद वो भी जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही दिन की रोशनी फैली, जुआन को एहसास हुआ कि अब और छुपने से सिर्फ मौत मिलेगी। सबकी मदद से उसने भारी सर्दी वाला कोट, प्रोटेक्टिव मास्क और दस्ताने पहने, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी त्वचा का 1 इंच भी खुला न रहे। उसके दोस्तों ने घबराते हुए उसका हौसला बढ़ाया। जब उसने सावधानी से दरवाजा खोला, और सचमुच वो जानलेवा नीली बर्फ के टुकड़े बेजारर थे, बशर्ते वो नंगी त्वचा को न छुई। उसने अपने 2 दोस्तों के बर्फ से ढके शवों की ओर भारी नजर डाली, गहरी सांस ली और शहर के सेंटर की ओर कदम बढ़ा दिया। पूरा शहर खौफनाक तरीके से खामोश था। दोनों तरफ की इमारतों के दरवाजे और खिड़कियां खुली थीं, लेकिन जिंदगी का एक भी निशान नहीं था। जब वो आखिरकार उस चौराहे पर पहुंचा जहां पिछले दिन प्रदर्शन हुए थे, वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। सैकड़ों लोग बर्फ में बिखरे पड़े थे। कड़कड़ाती हवा बर्फ के टुकड़ों को उनके शरीरों पर उड़ा रही थी। जुआन ने अपना कोट और कस लिया और खाली सड़कों पर आगे बढ़ता रहा, बचे हुए लोगों को ढूंढने की एक हल्की सी उम्मीद लिए। एक टेढ़ा मेढ़ा शव बिजली के खंभे से लटक रहा था। लगता था कोई रिपेयर वर्कर था। उसका शरीर धातु की बीम्स के बीच अस्वाभाविक रूप से फंसा था। चेहरा दर्द में जमा हुआ था। जुआन ने उसे मुश्किल से एक नजर दी। वो रास्ते में ऐसी कई मंजर देख चुका था। एक दुकानदार जो दरवाजा खोलते हुए जम गया, बस स्टॉप पर आखिरी गले मिलन में जकड़े प्रेमी, एक टैक्सी ड्राइवर जो स्टीयरिंग व्हील पर ढह गया। ब्यूनस आयर्स एक विशाल खुली कब्रिस्तान बन चुका था, यहाँ तक कि एक भी चिड़िया नहीं बची थी। जैसे ही सुन्नपन हावी होने लगा, एक तेज सीटी ने खामोशी को चीर दिया। जुआन ने सावधानी से इधर उधर देखा और बर्फ के गुब्बार में एक अर्जेंटीना की वर्दी में सिपाही को चौराहे पर सब मशीन गन के साथ खड़ा देखा। लेकिन जब उसने पलक झपकाई, वो आकृति मरीचिका की तरह गायब हो गई। वो और रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सका और बार्टोलो में ट्रेन स्टेशन की ओर तेजी से बढ़ गया। अंदर का मंजर भी उतना ही खौफनाक था। प्लेटफॉर्म के हर कोने में शव बिखरे पड़े थे। कुछ भागते हुए जम गए थे, कुछ कोनों में सिकुड़े पड़े थे। हर कोई अपनी आखिरी सांस में जमा हुआ था। एक पैसेंजर से भरी ट्रेन पटरियों पर खामोश खड़ी थी। उसके आसपास वो यात्री गिरे थे जो कभी चढ़ नहीं पाए। जैसे ही जुआन जाने वाला था, उसे अपने गैस मास्क के जरिए एक हल्की टकटक की आवाज सुनाई दी। हैरानी की बात, ट्रेन की खिड़कियों पर डरे हुए चेहरे चिपके हुए थे। उनकी चीखें साउंड प्रूफ डबल ग्लास के कारण पूरी तरह दब गई थीं। एक लड़की ने जल्दी से लिपस्टिक से ठंडी खिड़की पर हेल्प लिखा। जुआन सावधानी से ट्रेन के दूसरे सिरे पर गया। एक
बर्फ मुक्त दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। 1 दर्जन बचे हुए लोग डिब्बे के आखिरी तंग हिस्से में सिमटे हुए थे। उनके पीछे गलियारे में शव बिखरे पड़े थे। टुकड़ों टुकड़ों में इशारों से जुआन को पता चला कि वो 6 घंटे से ज्यादा समय से फंसे थे और जो भी बाहर निकलने की कोशिश करता वो तुरंत मर जाता। अंदर का तापमान तेजी से गिर रहा था और यात्री पतले गर्मी के कपड़ों में एक दूसरे से चिपके हुए थे। जुआन अपने मास्क के जरिए साफ बोल नहीं पा रहा था। उनकी आंखों में बेताबी देखकर वो एक पल के लिए रुका, फिर उसने पानी की एक बड़ी बोतल निकाली और उनकी ओर उछाल दी। बचे हुए लोग भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े और जुआन चुपचाप अपना बैग लटकाया, आगे बढ़ने को तैयार। उसने मदद ढूंढने का वादा किया और डिब्बे में हंगामा मच गया। लोग पागलों की तरह गिड़गिड़ाने लगे और एक शख्स जज्बात में बहकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन बाकियों ने उसे खींचकर रोक लिया। जुआन बर्फ में ठोकरें खाता हुआ अपनी बेटी के अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंचा, जहां सीढ़ियों में मोमबत्ती की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। यहां अभी भी कुछ जिंदा लोग बचे थे। बाकियों को नजरअंदाज करते हुए वो सीधा अपनी बेटी के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन ताला पहले ही टूट चुका था। जब वो अंदर घुसा, उसका दिल डूब गया। कमरा खाली था। उलटी पलटी फर्नीचर बता रही थी कि कोई जल्दी में निकला था। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने डेस्क पर पड़ा फोटो फ्रेम उठाया, अपनी बेटी का मुस्कुराता चेहरा देखकर उसकी आंखें भर आईं। तभी एक अजनबी शख्स अंदर आया। जुआन शेर की तरह उस पर झपटा, लेकिन वो शख्स घबराकर बोला कि वो सिर्फ दवाइयां इकट्ठा करने वाला वॉलंटियर है। जुआन ने उसकी पकड़ ढीली की। तभी उस शख्स की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो जुआन के हाथ को घूर रहा था। उस पर कुछ क्रिस्टल जैसे बर्फ के टुकड़े चिपके थे। जुआन कंफ्यूज्ड था। उसने दूसरे हाथ से टुकड़े झटक दिए। समझ नहीं आया कि वो बाकियों की तरह क्यों नहीं गिरा। उसी पल उसकी एक्स वाइफ एलेना कमरे में दाखिल हुई। वो रोते हुए बोली कि उसने पूरी रात फोन और मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने बताया कि उनकी बेटी क्लारा एक दोस्त के घर गई थी और अब लापता है। जैसे ही वो उसे ढूंढने की प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि हॉल में बचे हुए लोगों से खचाखच भरा था। उस वॉलंटियर ने खबर फैला दी थी कि जुआन ने बर्फ को छुआ और बच गया। भीड़ की आंखों में बेताब उम्मीद चमक रही थी और वो उससे सवालों की बौछार करने लगे। जुआन ने भौहें चढ़ाई और इम्यून होने से इनकार किया। उसका मानना था कि बर्फ जमीन पर गिरने के बाद जहरीली नहीं रहती। जब पूछा गया कि तूफान में कैसे चलना है, उसने जोर देकर कहा, बस स्किन कांटेक्ट से बचो तो जिंदा रहोगे। जैसे ही वो और एलेना जाने की तैयारी कर रहे थे, एक गुंडा टाइप का शख्स लुकास रास्ता रोककर खड़ा हो गया और बदतमीजी से जुआन का मास्क मांगा। बिल्डिंग की पानी की पाइप्स जम चुकी थीं और बचे हुए लोगों को साफ पानी ढूंढने बाहर जाना था, लेकिन जुआन के दिमाग में सिर्फ अपनी बेटी थी। उसने मानने का नाटक किया, फिर अचानक अपने बैग से पिस्टल निकाल ली। तनाव भरा माहौल फौरन फट पड़ा। हॉलवे में बाकी लोगों के पास भी बंदूकें थीं और तंग जगह में गोलियां चलने लगीं। जुआन और एलेना पहली मंजिल के एक कमरे में भागे। दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर दिया, जो हमलावरों के धक्कों से हिल रहा था। उसने दरारों से गोलियां चलाईं ताकि वो रुकें और जल्दी से गैस मास्क एलेना को पहनाया। जैसे ही एलेना की आकृति बर्फीले तूफान में गायब हुई, जुआन ने लंबी सांस छोड़ी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ प्लास्टिक बैग्स पर पड़ी। दरवाजा टूटा और लुकास 5-6 हथियारबंद गुंडों के साथ अंदर घुस आया। उसी पल जुआन ने पलटकर एक कुर्सी खिड़की पर दे मारी, जिससे बर्फीला तूफान अंदर दहाड़ने लगा। लुकास और उसका गैंग चीखते हुए भागे। मौका देखकर जुआन ने एक प्लास्टिक बैग अपने सिर पर चढ़ाया और बाहर कूद पड़ा, लेकिन यह सस्ता प्रोटेक्शन ठंड नहीं झेल सका। अंदर जल्दी ही फ्रॉस्ट जमने लगा। मुश्किल से 100 मीटर भागने के बाद वो ऑक्सीजन की कमी से ढह गया। जब उसे होश आया, वो एक पुरानी फोर्ड के पीछे पड़ा था। ड्राइवर की सीट से एक जानी पहचानी आवाज आई। ये उसका फायर फाइटर दोस्त था। फायर फाइटर्स के पास प्रोटेक्टिव गियर था, जिससे वो जानलेवा बर्फ में सुरक्षित चल सकते थे। एलेना पैसेंजर सीट पर बैठी थी। वो भागते वक्त जुआन के पुराने दोस्तों से टकराई थी और उन्हें वापस लाई थी जुआन को बचाने। ट्रक बर्फ में गड़गड़ाता हुआ चला। एक पूरा परिवार डाइनिंग टेबल के आसपास बेजान पड़ा था। उनकी प्लेट्स में अभी भी भाप वाला मछली का खाना था। जुआन की नजर एक काले बालों वाली लड़की पर पड़ी, जो टेबल के किनारे ढह गई थी। उसकी सांसें कांप रही थीं। उसका चेहरा बालों से ढका था। जुआन ने हौले से उसकी ठुड्डी उठाई और जब उसने अनजान एशियाई चेहरा देखा तो राहत की सांस ली। कुछ घंटे पहले फायर स्टेशन पर रिकवर करने के बाद जुआन और एलेना अपनी बेटी के स्कूल की ओर भागे। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड अपनी कुर्सी पर जमा हुआ था। जुआन ने डेस्क पर स्कूल बस की चाबियां ढूंढी, जबकि एलेना बिल्डिंग के अंदर तलाश करने गई। प्लेग्राउंड में कुछ स्टूडेंट्स के शव बिखरे पड़े थे। बियर कैन और ताश के पत्ते बता रहे थे कि मौत से पहले उन्होंने आखिरी जश्न मनाया था। ये पक्का करने के बाद कि उनकी बेटी उनमें नहीं थी, एलेना ने राहत की सांस ली थी। तभी हॉलवे के दूर छोर से एक रिदमिक खटखट की आवाज गूंजी। फायर फाइटर की कुल्हाड़ी थामे एलेना उस आवाज के पीछे गई और एक बाथरूम के सामने रुकी, जिसे बैरिकेड करके बंद किया गया था। दरवाजे की तंग दरार से उसे खून भरी आंखों की एक जोड़ी दिखी। ये एक चीनी एक्सचेंज स्टूडेंट था
जो मंदारिन और स्पेनिश के मिक्स में पागलों की तरह गालियां बक रहा था। जुआन थोड़ी देर बाद पहुंचा और उस घबराए लड़के के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ा, जिससे वो शांत हुआ। तब उस स्टूडेंट, जिसका नाम पाब्लो था, ने बताया कि उसके क्लासमेट्स ने मजाक में उसे अंदर लॉक कर दिया था और वो 2 दिन से वहां फंसा था। जुआन ने गंभीरता से कहा कि वो दोस्त उसे खोलने वापस नहीं आए क्योंकि वो सब मर चुके हैं। बाहर जहरीली बर्फ 48 घंटे से बरस रही थी। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे फौरन उनके साथ चलना होगा। हालांकि पाब्लो ने हामी भरी, उसकी आंखों में शक झलक रहा था। जैसे ही जुआन जाने के लिए मुड़ा, पाब्लो अचानक बाथरूम से भागा, लेकिन हॉलवे की खिड़की पर रुक गया। उसने साफ देखा कि उसके मजाक करने वाले क्लासमेट्स स्कूल यार्ड में टेढ़े मेढ़े पोज में जमे पड़े थे। उसकी आवाज कांपने लगी जब उसने जुआन से पूछा कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जुआन ने कहा कि उसे नहीं पता। जब एलेना ने अपनी बेटी क्लारा की फोटो निकाली, पाब्लो ने कंफ्यूजन में सिर हिलाया। फिर फोटो में बीच वाली लड़की की ओर इशारा करते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। वो उसकी एक इलेक्टिव क्लास की क्लासमेट थी। जुआन और एलेना की उम्मीद फिर से जागी और उन्होंने उत्सुकता से उस लड़की का घर का पता पूछा। लेकिन पाब्लो ने अचानक एक शर्त रख दी, वो उन्हें वहां ले जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें उसे उसके अपने घर छोड़ना होगा। जुआन ने गहरी भौहें चढ़ाईं, लेकिन कोई और रास्ता न देखकर वो मान गया। वहां पहुंचने पर जुआन ने पाब्लो को गाड़ी में रुकने का ऑर्डर दिया, जबकि वो और एलेना घर की तलाशी लेने गए। जुआन ने दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारे, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उसने पीछे हटकर दरवाजा लात मारकर खोल दिया। अंदर घर में सन्नाटा पसरा था, सिर्फ उसकी आवाज खाली लिविंग रूम में गूंज रही थी। इस बीच गाड़ी में पाब्लो ने अपने सिर और हाथों को कोट से कसकर लपेटा, कांपते हुए दरवाजा खोला और मंद रोशनी वाले हॉलवे में कदम रखा। बैकयार्ड में जुआन एक ऐसे मंजर पर ठिठक गया जिसने उसका खून जमा दिया। 7-8 लोग पूल के पास पार्टियो डाइनिंग टेबल के आसपास टेढ़े मेढ़े पोज में बिखरे पड़े थे। उनके बालों और कपड़ों में अभी भी बर्फ के टुकड़े फंसे थे। साफ था कि जानलेवा तूफान ने उन्हें बाहर खाना खाते वक्त मार डाला। अपने डर से लड़ते हुए जुआन एक लड़की के पास झुका और उसका सिर उठाया। अनजान एशियाई चेहरा देखकर उसने राहत की लंबी सांस ली, लेकिन उसी पल पीछे से एक दिल दहलाने वाली चीख गूंजी। पाब्लो ने गिरे हुए लोगों में अपने माँ बाप और छोटी बहन को पहचान लिया। वो पागल हो गया, उनकी ओर भागने की कोशिश की, लेकिन एलेना ने उसे कमर से पकड़कर वक्त पर रोक लिया। जुआन ने फटाफट स्लाइडिंग ग्लास डोर बंद किया, बाहर के बर्फीले तूफान को सील कर दिया। पाब्लो एलेना की बाहों में जोर जोर से छटपटाया, जब तक कि गम से बेहोश नहीं हो गया। उसका माथा तप रहा था। जुआन ने बेहोश टीनेजर को देखकर भौहें चढ़ाईं। दिल से उसे छोड़कर जाने का मन था, लेकिन एलेना ने अपना कोट उतारा और पाब्लो पर डाल दिया। जिद करके बोली कि उसे साथ ले चलेंगे। अगर वहां क्लारा होती, उसने कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि कोई नेक इंसान उसकी मदद करे? ये बात जुआन के दिल में चाकू की तरह चुभी। आखिरकार वो मान गया। सड़क पर उन्होंने एक रोड साइड फार्मेसी का टिमटिमाता साइन देखा, जो हवा और बर्फ में झूल रहा था। जुआन ने बुखार की दवा ढूंढने के लिए रुकने का फैसला किया। उन्होंने साइड डोर तोड़ा और अंदर की शेल्फ्स की तलाशी ली। पाब्लो को दवा देने के ठीक बाद सामने के एंट्रेंस से जोर जोर की धमक सुनाई दी। शीशे के पार एक प्रेग्नेंट औरत दरवाजे पर खड़ी थी, मदद की गुहार लगा रही थी, कह रही थी कि उसका पानी टूट गया। बिना सोचे एलेना ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही वो औरत अंदर आई, वो अचानक सीधी खड़ी हो गई। उसी पल उसके साथी साइड से दौड़कर आए, बंदूकें सीधे उनके चेहरों पर तान दी। लुटेरों ने जल्दी से जुआन और एलेना को फार्मेसी के पीछे वाले कमरे में लॉक कर दिया और उनका सारा सामान और गाड़ी की चाबियां चुरा ली। खुशकिस्मती से पाब्लो, जो अभी भी बेहोश था, पास के स्टोरेज रूम में रखा गया था और किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। जैसे ही गाड़ी के इंजन की आवाज दूर फीकी पड़ी, पाब्लो जागा और उसने दरवाजा खोल दिया। तीनों बर्फीले तूफान में पैदल चल पड़े। जुआन के दोस्त के अपार्टमेंट में पनाह लेने का फैसला किया, जो 3 ब्लॉक दूर था। ट्रेन स्टेशन के पास पहुंचते ही जुआन अचानक रुक गया और सावधानी से इधर उधर देखने लगा। पटरियों के दोनों तरफ बिछे सारे शव गायब थे। सिर्फ बिखरे बैकपैक्स, जूते और सामान बचे थे, जो बर्फ में इंसानी आकृतियों के डरावने निशान छोड़ रहे थे। और भी परेशान करने वाली बात, स्टेशन के चारों ओर की कांटेदार तार की फेंस फट चुकी थी, जिसमें 2 मीटर चौड़ा गैप बन गया था। टेढ़े मेढ़े धातु के किनारों पर अजीब रेशेदार चीजें लटक रही थीं। जुआन ने पटरियों का पीछा किया और उसी ट्रेन को ढूंढा जो पिछले दिन मरे हुए लोगों से भरी थी, लेकिन डिब्बों के आसपास कुछ भी नहीं बचा था। हिम्मत जुटाकर वो ट्रेन में चढ़ा और हर सीट को स्कैन किया। पिछले दिन के जमे हुए शव रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। जब वो उस डिब्बे में पहुंचा जहां बचे हुए लोग फंसे थे, जो उसने देखा वो हैरान करने वाला था। डिब्बा पूरी तरह खाली था। सिर्फ सीटों पर पारदर्शी चिपचिपा स्लाइम के बड़े बड़े धब्बे बचे थे, जो मंद रोशनी में हल्का चमक रहे थे। इस बीच वो 2 लुटेरे एक रिमोट गैस स्टेशन की ओर गाड़ी चला रहे थे। मर्द बाहर निकला, गालियां बकते हुए टैंक भरने लगा, लेकिन फ्यूल कंटेनर के पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनकर रुक गया। उसने अपनी फ्लैशलाइट उठाई
और उसकी रोशनी में एक खौफनाक काला सिलहूट दिखा। गाड़ी में औरत म्यूजिक पर सिर हिला रही थी। तभी गाड़ी जोर से हिली। सोचकर कि उसका पार्टनर मजाक कर रहा है, वो मुड़ी, लेकिन सिर्फ उसकी फ्लैश लाइट जमीन पर पड़ी दिखी। एक सेकंड बाद धातु की चरचराहट के साथ पूरी गाड़ी पलट गई और सड़क किनारे खाई में लुढ़क गई। एक विशाल कीड़ा एक इंसानी शव को खींचता हुआ 2 उथली बर्फीली ढेरों के बीच खोदे गए गड्ढे की ओर गया। अपनी शिकार को जदीशा ले गया। जैसे ही जुआन और उसके साथी जाने की तैयारी कर रहे थे, वो फिसला और दीवार से टकराया, जिससे उसकी सब मशीन गन चल पड़ी। एक विशाल कीड़ा गड्ढे से फटा। जुआन ने ट्रिगर दबाया। चिंगारियां उसकी बख्तरबंद खोल से उड़ रही थीं, लेकिन गोलियां उसे भेद नहीं सकी। सांस रोककर उसने निशाना लगाया उस जीव के खुले सिर पर। आखिरी शॉट ने उसे ढेर कर दिया। सांस लेने का मौका मिलने से पहले उनके नीचे की जमीन जोर से कांपने लगी और हर तरफ से पंजों की खरखराहट गूंजी। तभी दूर की एक बिल्डिंग की खिड़की में कोई दिखा जो पागलों की तरह हाथ हिला रहा था। जुआन ने अपने साथी को पकड़ा और भागा। कुछ पल बाद घिनौनी चबाने की आवाजें पीछे आईं। नए उभरे कीड़े खा रहे थे, यहाँ तक कि अपने मरे हुए साथी का शव भी चट कर गए। मौका पाकर जुआन और उसका साथी भागे, बर्फ में बिखरे पंजों के निशानों का पीछा करते हुए एक गॉथिक स्टाइल चर्च तक पहुंचे। भारी लोहे के दरवाजे बंद थे और जैसे ही कीड़ों का झुंड पास आया, लीडर जीव पर आग का गोला फटा। ऊपर देखा तो दूसरी मंजिल की खिड़की पर कोई मोलोटोव कॉकटेल फेंक रहा था। वो साइड गली से भागे जहां 1 दर्जन बचे हुए लोग जमा थे। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि ये शैतान आसमान की रोशनी से आए हैं। ऊपर जाओ, उसने कहा, और खुद देख लो। जुआन अभी भी शक में बूढ़े के साथ बेल टावर पर गया। काले आसमान में अनगिनत धूमकेतु जैसे रोशनी बादलों को चीर रहे थे। हर गिरता आग का गोला एलियन कीड़ों की एक और लहर का आगमन था। आखिरकार जुआन को खौफनाक हकीकत समझ आई। ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी एलियन बायोवेपन अटैक थी, और असली सियापा तो अभी शुरू हुआ था। जुआन ने चर्च में बचे हुए लोगों को अपने सारे तजुर्बे बताए। वो और उसका साथी शहर में वापस जाकर अपनी बेटी को ढूंढने का रिस्क लेने वाले थे, लेकिन डाउनटाउन जाने वाली एलिवेटेड हाईवे पर उन्हें रुकना पड़ा। पूरा ब्रिज सैकड़ों छोड़े गए व्हीकल्स से जाम था। टेढ़े मेढ़े दरवाजे और टूटी विंडशील्ड्स खामोशी से उस हंगामे की गवाही दे रहे थे जो यहाँ मचा था। जब वो दूसरा रास्ता ढूंढ रहे थे, दूर से अचानक इंजनों की दहाड़ सुनाई दी। 3 मिलिट्री ट्रक्स पूरी तरह हथियारबंद सिपाहियों से भरे धीरे धीरे पास आए और इंचार्ज ऑफिसर ने लाउडस्पीकर से फौरन वापस लौटने का हुक्म दिया। जैसे ही मिलिट्री ट्रक्स चले गए, उनकी टेल लाइट्स दूर धुंध में गायब हो गईं। जुआन, जो हार मानने को तैयार नहीं था, ने उनका पीछा करने का फैसला किया, लेकिन ये बेकरारी भरा कदम सतर्क सिपाहियों ने फौरन भांप लिया। जब वो दोनों घबराहट में बैक करने लगे, ओवरपास के दूसरे सिरे से कीड़ों की चीखती आवाजों का सैलाब उठा। एलियन जीव लहर की तरह आगे बढ़े और सिपाही, जिन्होंने दावा किया था कि वो लोगों को बचाने आए हैं, एक एक करके कीड़ों के झुंड से दब गए। चर्च में वापस बचे हुए लोग 2 गुटों में बंट गए। जोर शोर से इस बात पर बहस करने लगे कि भागना चाहिए या नहीं। खाना खत्म हो रहा था और राक्षस बाहर ही घात लगाए थे। आखिरकार उन्होंने उस श्रापित जगह को छोड़कर बड़ी मिलिट्री फोर्स ढूंढने का फैसला किया। 1 दर्जन लोग घरेलू सामान से भरे बैग्स उठाए चुपके से साइड डोर से निकले, जबकि जुआन और एक माँ अपने बच्चे के साथ पीछे रह गए। 2 उलटी बसों के बीच फंस गए। टूटी बस की खिड़की से उन्होंने साफ देखा कि 3 विशाल कीड़े बस 10 मीटर दूर घूम रहे थे। अचानक एक रुक गया और बस की ओर मुड़ा। उस नाजुक पल में एक घंटी की आवाज शहर भर में गूंजी। 2 बुजुर्ग जो पीछे रुक गए थे, चर्च के बेल टावर पर खड़े थे, अपनी आखिरी ताकत से घंटी की रस्सी खींच रहे थे। सारे विशाल कीड़े फौरन मुड़े और काली लहर की तरह दूर भागे। जब झुंड पीछे हटा, बाकी लोग ओवरपास पार कर गए। चर्च के अंदर कीड़े अंधेरे की लहर की तरह बेल टावर की ओर बढ़े। 2 सफेद बालों वाले बुजुर्ग शांति से अंदर बैठे थे। उनके हाथ एक दूसरे को कसकर थामे झुंड को दरवाजे तोड़ते देख रहे थे। उनमें से एक ने हौले से अपनी आखिरी सिगरेट पेट्रोल में भीगी फर्श पर फेंकी। उसी पल एक अकेला कीड़ा अचानक एक टूटी गाड़ी के नीचे से निकला। जैसे ही उसकी मूंछें ग्रुप के आखिरी शख्स को लपेटने वाली थीं, एक टीयर गैस कैनिस्टर खिड़की के नीचे लुढ़क आया। जीव दर्द से तड़प कर पीछे हटा, लेकिन जो बच निकला था वो जल्द ही रीइंफोर्समेंट्स के साथ लौटा। झुंड ने जोर से ओवरपास पर एक बिलबोर्ड ढा दिया, जिससे दर्जनों कीड़े इलाके में फैल गए। जुआन ट्रक के पिछले हिस्से में खड़ा था, लगातार फायरिंग करता रहा। उसके छोटे पैर वाले दुश्मन आखिरकार पीछा छोड़ गए। जैसे ही गाड़ी तेजी से भागी, किसी ने क्षितिज की ओर इशारा किया। दूर चर्च का बेल टावर जलती मशाल बन चुका था। वो सिपाही बैटलफील्ड का अकेला बचा था। हड्डियां जमा देने वाली हवा में दोस्तों और दुश्मनों के शव जमीन पर बिखरे थे। अचानक पीछे से एक तेज सीटी बजी। सिपाही ने मुश्किल से मुड़कर देखा और गिरती बर्फ में एक
एक रहस्यमयी शख्स गैस मास्क पहने पास ही खड़ा था। वो शख्स तूफान में खामोश खड़ा था। मास्क के पीछे उसकी आंखें बाज की तरह उस पर जमी थीं। जुआन एक झटके से जागा। उसका पजामा ठंडे पसीने से भीगा था। वो उस बैटलफील्ड का अकेला बचा था और वो यादें उसे बार बार आने वाले खौफनाक सपने की तरह सता रही थीं। आज तक जब भी बर्फ गिरती वो सपने में लौट आता। रिफ्यूजी ग्रुप के साथ एक फायर स्टेशन से गुजरते वक्त जुआन ने जिद की कि उसे उतरकर अपनी बीवी एलेना को ढूंढना है। जानी पहचानी फायर हाउस का दरवाजा धक्का देकर खोला तो वो हैरान रह गया। एलेना सोफे पर सुरक्षित बैठी थी, उनकी सोती हुई बेटी क्लारा को बाहों में थामे। जुआन की आंखें आंसुओं से भर आईं। जब उसने हौले से क्लारा का चेहरा छुआ, यकीन नहीं हो रहा था। उसने एलेना से पूछा कि उसने अपनी बेटी को कैसे ढूंढा। आंखों में आंसू चमकते हुए एलेना ने जवाब दिया, मैंने उसे नहीं ढूंढा, उसने मुझे ढूंढ लिया। एलियन कीड़ों की खौफनाक हकीकत बाकियों को बताने के बाद ग्रुप ने फैसला किया कि बचे हुए सारे लोग जुआन की बीवी, बेटी और कुछ पुराने दोस्तों को मिलाकर रियो डे ला प्लाटा के मिलिट्री आइलैंड रिफ्यूज की ओर चलेंगे। रास्ते के मंजर कुछ हौसला दे रहे थे। प्रोटेक्टिव हेलमेट पहने सिविलियंस छोटी छोटी टोलियों में सड़कों पर चल रहे थे। ये ओवरपास के कीड़ाग्रस्त इलाके से बिल्कुल अलग था। लेकिन जब वो आखिरकार पोर्ट पर पहुंचे, जो देखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। समंदर जो लहरों से गरजना चाहिए था पूरी तरह सूख चुका था, जिसके फटे हुए तल ने नंगा हो गया था। सैकड़ों जहाज बर्फीले कीचड़ में गहरे ढंसे थे, जैसे छोड़े गए खिलौने। एक जमा हुआ मछुआरा अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा था, जबकि उसके पास की बाल्टी में एक छोटी मछली मजे से तैर रही थी। ग्रुप में किसी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक टूटा हुआ कंपास उठाया। उसने कहा कि हो सकता है एलियन कीड़ों ने धरती के मैग्नेटिक फील्ड को बिगाड़ दिया हो और समंदर का अचानक पीछे हटना अक्सर किसी ज्यादा खौफनाक चीज का संकेत देता है। एक विशाल सुनामी जो पूरे शहर को निगल सकती है। निराशा के सन्नाटे में ग्रुप के पास शहर के दूसरी तरफ मिलिट्री बेस की ओर जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। हाईवे एक जमा हुआ स्टील का सांप लग रहा था। छोड़े गए व्हीकल्स की अंतहीन कतार क्षितिज तक फैली थी। सचमुच डरावनी बात यह थी कि पूरी सड़क पर एक भी जिंदा इंसान नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वो जहरीली बर्फ में मरे या कीड़ों के झुंड के लिए स्टोर किया गया राशन बन गए। थोड़ा आगे काले धुएं का एक अजीब सा स्तंभ ग्रुप का ध्यान खींचा। पास जाकर उन्होंने एक उलटी गाड़ी देखी। इसका फ्यूल लीक होकर बर्फ में जल रहा था। जुआन ने गाड़ी पहचान ली। ये वही थी जो पहले सड़क पर उसे लगभग टक्कर मार चुकी थी। अब ड्राइवर खून के गड्ढे में टेढ़ा पड़ा था। उसके हेलमेट में 2 गोलियों के साफ निशान थे। जुआन को यकीन था ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। सब कुछ एक ज्यादा अंधेरी हकीकत की ओर इशारा कर रहा था। इंसानियत ने अपने हथियार एक दूसरे पर तानने शुरू कर दिए थे। लगभग पूरा दिन सफर करने के बाद अचानक उन्हें हाईवे के पास एक चमचमाता सुपरमार्केट दिखा। एक मुस्कुराता मिडिल एज्ड शख्स उत्साह से बाहर आया। उन्हें गर्मजोशी से वेलकम करते हुए बताया कि ये आसपास का सबसे बड़ा सर्वाइवर गैदरिंग साइट है। उसने दावा किया कि इतना राशन है कि हजारों लोग हफ्तों तक खा सकते हैं। काफी दिनों बाद ठीक ठाक खाना खाकर जुआन ने डरते डरते उन लाशों का जिक्र किया जो उसने रास्ते में देखी थीं। मेज पर बैठे लोगों के चेहरे अचानक बदल गए और एक औरत ने चुपके से कहा कि उसने भी ऐसी अफवाहें सुनी हैं। पता चला कि आसपास के इलाके में कुछ गुंडे सक्रिय हैं जो शायद पास की जेल से भागे हुए कैदी हैं। जुआन ने ग्रुप के लीडर को देखा। उसे यकीन था कि वो चेहरा कहीं देखा हुआ है। अगली सुबह एक हंगामे ने जुआन को नींद से झकझोर दिया। भीड़ के साथ सुपरमार्केट के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा सब आसमान की तरफ देख रहे हैं। कई दिनों से चली आ रही खतरनाक बर्फीली आंधी आखिरकार थम गई थी। ये साफ आसमान बचे हुए लोगों के लिए उम्मीद की पहली किरण लाया और वो खुशी से एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। नन्हा चीनी स्टूडेंट पाब्लो, जो दिलेर था, सबसे पहले सुपरमार्केट से बाहर निकला। उसने ताजी हवा में गहरी सांस ली और मुस्कुराकर भीड़ की तरफ देखा। जैसे ही लोग खुशी से चिल्लाए, उसके दोस्त ने अचानक डर से उसका कंपास देखा। धरती के चुंबकीय ध्रुव पूरी तरह उलट चुके थे और सुई अब गलत दिशा में जिद्दी तरह इशारा कर रही थी। तभी एक कार चीखती हुई सुपरमार्केट के दरवाजे पर रुकी और 3 नकाबपोश हथियारबंद आदमी बाहर कूदे। बिना चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाने लगे। जब जुआन दरवाजे पर पहुंचा, वो नजारा जहन्नुम बन चुका था। जख्मी लोग खून के गड्ढों में कराह रहे थे और बचे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। एलाना कांपते हुए बोली कि क्लारा अभी बाहर खेल रही थी और अब वो गायब है। जुआन के स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ने उसे झटके में हरकत में ला दिया। उसने अपनी सबमशीन गन उठाई और फौरन जवाबी हमला तैयार किया। एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पूरी तरह चौकन्ना कर दिया और उसने एक हमलावर को रीलोड करते वक्त निशाना बनाया। गोली सीधे उसके माथे में उतार दी। एक नकाबपोश ने कूड़ेदान में छिपे 2 बच्चों को देखा। हैरानी की बात, उसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि ढक्कन धीरे से बंद किया और सुपरमार्केट के साइड दरवाजे से अंदर घुस गया। जब जुआन ने आखिरी हमलावर को गोली मारी, उसने नकाब उतारा। सामने थी एक थकी हारी मध्यम उम्र की औरत। उसके गले में एक हार था
जिसमें बच्चे के बनाए रंग बिरंगे मोती पिरोए थे। ये देखकर जुआन का हाथ हल्का कांप उठा। एक माँ बेगुनाहों को क्यों मारेगी? इस खूनी कत्लेआम के पीछे क्या काला सच छिपा था? तभी दूर से मिलिट्री ट्रकों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सैनिकों और बचे हुए लोगों से भरा एक काफिला सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट में रुका। उनसे बात करके जुआन को पता चला कि ये वही यूनिट थी जिसमें वो पहले शामिल होने वाला था। पहले के हमले में उनकी आरवी को गोलियों ने छलनी कर दिया था। कोई और रास्ता न होने पर उन्होंने जख्मियों को पट्टियां बांधी और मिलिट्री ट्रकों में ठूंस लिया। जब काफिला कीचड़ भरी बर्फीली सड़कों पर चल रहा था, किसी ने नहीं देखा कि सुपरमार्केट से भागा हुआ नकाबपोश कुछ किलोमीटर दूर एक गटर के रास्ते में घुस गया। डरावनी बात यह थी कि नम अंधेरी सुरंग एलियन कीड़ों से भरी थी। और भी अजीब बात, वो कीड़े उस पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि रास्ता दे रहे थे जैसे वो उनमें से एक हो। जुआन और बाकी लोग ट्रक में ठूंस कर मई एक कैंप की तरफ जा रहे थे। तभी जुआन को अचानक क्रिसमस की वो शाम याद आई जब वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीद रहा था। उसने एक जवान माँ को अपने बेटे के लिए खिलौना चुनते देखा था। उसके गले में वही हार था जो हमलावर औरत पहने थी। जुआन नींद से डरावने सपने के साथ उछल कर जागा, पसीने से तरबतर। जंग में सिर पर चोट लगने के बाद ऐसे टूटे फूटे सपने उसे बार बार सताते थे। अब वो मई एक कैंप पहुंच चुके थे। उसका दोस्त फवाली ने उसकी हालत देखी और फिक्र में उसे मिलिट्री डॉक्टर के पास ले गया। फवाली को कमांड सेंटर बुलाया गया। वो पहले कम्युनिकेशन ऑफिसर था और बेस पर एक पुराना रेडियो था जिसे चलाने के लिए उस्ताद चाहिए था। मिलिट्री बचे हुए लोगों को निकासी के ठिकानों की जानकारी रेडियो से भेजना चाहती थी और इसके लिए शहर के बीच में ट्रांसमीटर लगाना था। वो एक मजबूत मालगाड़ी से दुश्मन की लाइन तोड़ने की योजना बना रहे थे। फवाली का चेहरा पीला पड़ गया। शहर के बीच में कीड़ों की भारी भीड़ थी जिसे उसने खुद देखा था। उसके लिए ये मिशन खुदकुशी जैसा था। लेकिन एक और शख्स को यकीन था कि ये कामयाब हो सकता है और उसने खुद साथ जाने की पेशकश की। अगर वो मैसेज भेज पाए तो हजारों जिंदगियां बच सकती थीं। उस रात कैदियों के ग्रुप ने जुआन से मिलकर फवाली को मिशन के लिए मनाने को कहा। उन्होंने बताया कि ट्रेन का इंजन जोशी स्टेशन पर है और ड्राइवर उनमें से एक है। उसने अपने दादा से ट्रेन चलाना सीखा था। पूरी रात सोचने के बाद जुआन ने अपने डरे हुए दोस्त को मना लिया और खुद भी इस खतरनाक मिशन में शामिल हो गया। मई 1 की सुबह 20 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने रोते हुए अपने परिवारों से विदा ली और नदी के रास्ते तात्कालिक राफ्ट्स पर रवाना हुए। रास्ते में कई भारी बम वर्षक विमान राजधानी की तरफ गरजते हुए गुजरे। ये सबूत था कि मिलिट्री जवाबी हमला शुरू कर रही थी। इंसानियत के लिए अभी उम्मीद बाकी थी। परमाणु माल स्टेशन पर पहुंचकर टेक टीम ने लोकोमोटिव को ठीक करना शुरू किया। जब अपग्रेड की गई ट्रेन काला धुआं उगलती हुई स्टेशन से निकली, किसी ने नहीं देखा कि दूर एक वाटर टावर पर एक नकाबपोश औरत चुपके से सब रिकॉर्ड कर रही थी। लड़ाकू टीम ने अपनी पोजीशन ले ली और आगे की बोगियों में लोग खुद को रस्सियों से बांध रहे थे क्योंकि आगे भयानक टक्कर होने वाली थी। लेकिन ये जीत पल भर की थी। ड्राइवर को जल्दी पता चला कि टक्कर में ट्रेन का फ्यूल टैंक फट गया था और पेट्रोल तेजी से रिस रहा था। लक्ष्य वाली इमारत से बस कुछ 100 मीटर दूर ट्रेन रुक गई। टीम ने फिर से इकट्ठा होकर उस खामोश शहर को सावधानी से देखा। रास्ते में एक टूटे हुए बम वर्षक का मलबा देखकर वो हैरान रह गए। कीड़े तो उड़ नहीं सकते, फिर इसे क्या गिराया? लक्ष्य वाली इमारत पर पहुंचकर ऑफिसर ने ग्रुप को 3 हिस्सों में बांटा। टेक टीम ने अपना सामान छत पर ले जाकर ट्रांसमीटर लगाना शुरू किया। लड़ाकू टीम ने इमारत के चारों तरफ रक्षा की दीवारें बनाईं। 4 लोग बम वर्षक की जांच के लिए भेजे गए। जुआन ने बेचैनी से आसपास देखा। शहर बहुत खामोश था। वो कीड़ों के गढ़ के दिल में घुस आए थे, बिना किसी रुकावट के। ये अनजानी खामोशी दिल को दहला रही थी। 4 लोगों की स्काउट टीम बम वर्षक के अवशेषों तक पहुंची। फ्यूजलाज पर निशान से पता चला कि ये पेरुवियन एयरफोर्स का था। टूटे हुए कॉकपिट में उन्हें कई ना फटे बम मिले। उसका निशाना था शहर के बीच का मशहूर रिवर प्लेट स्टेडियम। लेकिन बम वर्षक रहस्यमयी तरीके से किलोमीटर दूर रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ था। वो इस उलझन में थे, तभी एक चौकीदार ने चेतावनी दी। गली के दूर छोर पर एक 10 साल का लड़का खड़ा था, सीधे उनकी तरफ देख रहा था। जब उन्होंने उसे पुकारा, उसकी आंखों में कुछ गलत दिखा। खतरे को भांपकर उन्होंने आसपास देखा। अचानक गली के दोनों तरफ से दर्जनों भारी हथियारों वाले सैनिक उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में वही ठंडी, गैर इंसानी चमक थी जो लड़के की थी। उसी वक्त छत पर सिग्नल स्टेशन पर फवाली ने आखिरकार उपकरण सेट कर लिया। हेडफोन लगाए एक सैनिक ने गहरी सांस ली और बाहर की दुनिया को मैसेज भेजना शुरू किया। उसकी आवाज लहरों पर दूर दूर तक पहुंची। सेटअप के बाद उन्होंने ट्रांसमीटर को हर 5 मिनट में मैसेज दोहराने के लिए प्रोग्राम किया।
जैसे ही वो निकलने की तैयारी कर रहे थे, किसी ने रिवर प्लेट स्टेडियम की तरफ इशारा किया। अंधेरे में उस विशाल इमारत में एक रहस्यमयी नीली चमक टिमटिमा रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। जुआन ने फौरन कमांडिंग ऑफिसर को बताया और स्टेडियम की जांच के लिए टीम भेजने का सुझाव दिया, लेकिन ऑफिसर हिचकिचाया। बम वर्षक वाली टीम से कोई खबर नहीं आई थी, उनके पास अतिरिक्त लोग नहीं थे। बाद में किसी ने दावा किया कि वो टीम लौट आई थी और ट्रेन की रखवाली करने चली गई थी। उस रात जब कुछ लोग टाइम पास करने के लिए ताश खेल रहे थे, लुकास अजीब बर्ताव करने लगा। ये ताश का उस्ताद बार बार नौसिखिए जैसी गलतियां कर रहा था, हर बाजी हार रहा था। फिर बिना चेतावनी लुकास ने झपट्टा मारा और एक साथी के पेट में छुपा हुआ चाकू घोंप दिया। वो कमरे से भागा। जुआन ने उसका पीछा किया और छत पर उसे घेर लिया। चांदनी में उसका पुराना दोस्त सपने साथ दूर देख रहा था, अजीब बातें बड़बड़ा रहा था, उनकी तारीफ कर रहा था। उसकी आवाज खोखली और अनजानी हो गई, होठों पर डरावनी मुस्कान थी। जुआन कुछ करता उससे पहले वो इमारत से कूद गया, अंधेरे में गायब हो गया। ग्रुप हैरान परेशान नीचे भागा, तभी गश्त से लौटे सैनिकों से टकरा गया। जब उन्होंने मदद मांगी, सैनिकों ने अचानक चिल्लाकर बैकअप बुलाया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। ग्रुप ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ भागा और वहां छोड़ा हुआ इंचार्ज इंजन शुरू करने में जुट गया। कोई नहीं समझ पाया कि उनके साथी अचानक दुश्मन क्यों बन गए। डर से पीला पड़ा फवाली समझ गया ये सब एक जाल था। ऑफिसर और सैनिक वो भी इस साजिश का हिस्सा थे। जुआन ने फौरन योजना बनाई। फवाली और एक झकमी सैनिक कैंप लौटकर बाकियों को आगाह करेंगे। वो अकेले स्टेडियम जाकर सच का पता लगाएगा। हैरानी की बात, एक और शख्स ने साथ जाने की पेशकश की और फव्वाली को ट्रेन चलाना सिखाया। स्टेडियम जाते वक्त जुआन और उसके साथी ने कुछ डरावना देखा। इंसान सड़कों पर भटक रहे थे, कुछ ट्रांस में चल रहे थे, कुछ मशीन की तरह बंदूकें चला रहे थे जैसे ट्रेनिंग कर रहे हों। और भी बुरा, एलियन कीड़े उनके बीच आजादी से घूम रहे थे, एक अजीब तालमेल में। कीड़ों के मात्र जहाज की लाल रोशनी में स्टेडियम इंसानों और कीड़ों की एक फौज से भरा था, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। सबकी निगाहें खाली मैदान पर थीं। जुआन को अचानक याद आया कि उसने उनमें से एक को कहां देखा था, न्यूरोलॉजी क्लिनिक के गलियारे में। दोनों ने एक ही डॉक्टर से दिमाग की चोट का इलाज करवाया था, लेकिन अगला नजारा उसकी सांस रोक गया। स्टेडियम के बीच के मंडप से एक चकाचौंध नीली रोशनी फूटी। जुआन समझ गया कि जो आ रहा है वही इंसानियत का असली दुश्मन हो सकता है। जैसे ही रोशनी तेज हुई, एक हाथ जिसमें 17 लंबी उंगलियां थीं धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी अजीब हरकतों के साथ नीचे के इंसान कठपुतलियों की तरह कतार में खड़े हो गए। जुआन को फौरन समझ आ गया, कीड़े तो सिर्फ अग्रिम दस्ता थे। ये प्रजाति दिमाग पर काबू करती थी, इन्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। वो कीड़ों से शहरों को घेरते थे, फिर बचे हुए लोगों को मानसिक नियंत्रण से गुलाम बना लेते थे। उसे डरावना एहसास हुआ कि मई एक कैंप भी एक जाल था। उन्होंने एक नकली प्रतिरोध बेस बनाया, कंट्रोल्ड एजेंट्स को हमला करने भेजा ताकि बाकी लोग वहां शरण मांगने आए, जैसे लुकास का काफिले के साथ हमले के ठीक बाद पहुंचना। ये सब स्क्रिप्टेड था। जुआन ने सोचा कि उसकी बेटी क्लारा उस नर्क में फंसी होगी। जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद दिख रहा था, वो असल में एक कन्वर्शन फैसिलिटी थी। नए लोग भर्ती टेस्ट पास करते थे, फिर मिशन के लिए ले जाए जाते थे और परफेक्ट कठपुतली सैनिक बनाए जाते थे। उसका दिल बैठ गया। अगर हर इंसानी शहर में ऐसे प्रतिरोध कैंप हैं, तो इंसानियत का खात्मा बस वक्त की बात है। आक्रमणकारियों को जंग की जरूरत नहीं थी,